उम्र के 72 बसंत देख चुके सूरतराम नौटियाल जिद कर बैठे हैं कि वो गंगोत्री से विधायक बनकर ही मानेंगे। जनसंघ यानी भाजपा के गठन से पहले जनसंघ के सदस्य रहे सूरतराम नौटियाल के साथ का कोई भी कार्यकर्ता फिलहाल गंगोत्री विधानसभा में दिखाई नहीं देता। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनको अपने साथ का बताते हैं। इसके बावजूद भी अभी तक विधायक की लड़ाई में सूरतराम नौटियाल सफल नहीं पाए और इस बार मोदी लहर में मोदी जी के आशीर्वाद से गंगोत्री जीतकर उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चलिए एक बार। भारतीय जनसंघ का मेरा एक मित्र है वो, जिसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। वो राज्यपाल है, वो सन 71 का मित्र है। तब मैं भारतीय जनसंघ के नाते संगठन मंत्री था जिला का। और तो कहाँ होते हैं? राजनीति में नहीं आता तो मैं अच्छा ब्यास होता। मेरी दुकान चलती बहुत बढ़िया, लोग पैर भी छूते, धन भी देते, लेकिन मेरा उधर ध्यान नहीं है। आज भी मैं काम कर सकता हूँ अच्छा सा, लेकिन मेरा जीवन तो है कि संघर्ष करो, लोगों के लिए बहस करो, तर्क करो और लोगों की सेवा करो। तो दरअसल में गांव में रहा, मैं तो सामान्य परिवार का हूँ और मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिताजी और मेरे ग्रैंडफादर तो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे और उसी में थे। बीजेपी के गठन से पहले जनसंघ से सदस्य रहे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के बीजेपी नेता सूरतराम नौटियाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इससे पूर्व पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज सूरतराम नौटियाल ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 10,000 मत प्राप्त किए। उसमें अब चेहरे पे झुर्रियां आ गई, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा हुआ, फल उतना देर नहीं मिला, तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? जीवन का क्या बताया, मैं तो 62 में जनसंघ ज्वाइन किया, फिर संघर्ष करते रहे। कभी गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए जेल जाना, कभी तिलोद के लिए जेल जाना, कभी राम जन्मभूमि के लिए जेल जाना, कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन संघर्ष में आनंद आता था। पार्टियां, भारतीय जनसंघ का अंतिम अधिवेशन भी देखा 3, 4, 5 मार्च को दिल्ली में। अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी पार्टी को छोड़ने वाले सूरतराम ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पार्टी में फिर वापसी की और अब टिकट के प्रबल दावेदार है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन है। जब आदमी की वो जो लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हताश निराश होता है। लेकिन अटल जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य था कि अटल जी के साथ 74 में पहली बार अटल जी के साथ हिमाचल मिला। फिर अटल जी का जो उद्बोधन था, अटल जी कहते थे कि अपने जीवन में बाधाएं बहुत आती है, लेकिन कदम कदम पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाधाएं हैं। निराशा और हताशा भी जीवन के एक पहलू है, लेकिन अगर आदमी ने दृढ़ विश्वास कर दिया कि आप चलते रहे, उनका था कि हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में बागी सूरतराम नौटियाल को समर्थन देकर पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेता कुछ ही दिनों के बाद पार्टी में वापस आ गए थे और इस बार विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी अपने अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और बुजुर्ग नेता से आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं। साथ दे गई उनका, आप मतलब अब प्रारब्ध ही कहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रिजर्वेशन रहा और 2000 में वो रिजर्वेशन खत्म हुआ, तब यहाँ स्टेट बनी और जैसे यहाँ अलग राज्य बना तब मैं राज्य का, प्रदेश का उपाध्यक्ष था। पूर्णचंद्र शर्मा अध्यक्ष थे। यूपी में मैं कार्य समिति का वर्ष 1948 में टिकनौर पट्टी में जन्मे सूरतराम 1969 में जनसंघ से जुड़े और 1971 में जनसंघ के जिला संगठन मंत्री बने। वर्ष 1982 में प्रधान और 1983 में जिला पंचायत सदस्य बने। वर्ष 1984 में महामहिम द्वारा आकाशवाणी नजीबाबाद में कृषि ग्रामीण सलाहकार नियुक्त हुए। वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि के लिए 22 दिनों जेल में रहे। इस तरह जन समस्याओं के लिए 17 बार जेल की यात्रा की। वर्ष 1991 में जिला परिषद के सदस्य और वर्ष 1998 से 2001 तक उत्तरकाशी दुग्ध संघ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2008 में उत्तराखंड सरकार में 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष नामित हुए। ओबीसी आंदोलन के लिए 10 महीने तक जिला सभागार में धरना दिया। 2015 में बाजगी समुदाय को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए आंदोलन चलाया। वर्ष 2016 में उत्तरकाशी को धर्म नगरी घोषित करवाने के लिए विशाल जनांदोलन किया। जानकारों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र को देखते हुए मतदान के साथ लकड़ी देने की बात करने वाले सूरतराम नौटियाल सब्र रख लेते और पार्टी छोड़कर नहीं जाते तो इस बार उनका टिकट खुद चलकर उनके पास आना तय था।
इसके बाद भी दर्जन भर दावेदारों को एक बार फिर से अपने पक्ष में एकमत करने का दावा करने वाले सूरत राम से हमने बातचीत की। भारतीय जनसंघ का मेरा एक मित्र है, वो जिसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। जैसे चल गाँव गाँव में महिलाएं बुजुर्ग सब वही लगे हैं, वो सब लगे हैं कि नए नए नौटियाल जी का आना भाई इस बार बिल्कुल नौटियाल जी को लाओ भाई इस बार, क्योंकि अरे बहुत तपस्या करे बेचारे ने पूरी, उसने पुराने कब से लगे बेचारे भाजपा 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 जाए ना, तो एक बार उनको मौका दो। महिलाएं बुजुर्ग जिनके कोई मतलब कि राजनीति से नहीं, कोई पार्टी से नहीं, किसी से उसने सत्ता से नहीं, बिल्कुल लगे कि नहीं यार एक बार नौटियाल हो। पाल बहुत हो गया यार, 20 साल काट दी पालों ने, अब ये है कि ये करोगे चल भाई अब नौटियाल जी दे दो यार, जीवन लग गया बेचारा, पूरा तपस्या करे बेचारे ने। तो हमें भी पता है उनका संघर्ष, हम भी साथ हैं पूरे, वो भी लगातार जनता के सुख दुख में है, तो हम भी उन्हीं के साथ उनके कंधे से कंधा मिला रहे हैं। कभी आपने लगा महसूस हुआ थक गए हैं, परेशान हो गए हैं? ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि वो इतने ऊर्जावान है इस उम्र में भी, तो हमें भी उनसे बड़ा ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल थकान तो उनके चेहरे पे कभी दिखती नहीं है। इस बार कितनी उम्मीद है आपको? 101%। मौका दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो हम तो पूरे जोर शोर के साथ देते हैं साहब। नहीं तो अभी वही है डिपू की बात जो आजकल जो भालू कर रहा है गांव का ना, बिल्कुल उन्होंने जो 3-4 लोगों को काट दिया वो कर दिया, तो अभी डिपू के पास जाते हैं और नौटियाल भी चलेंगे, हम सब लोग गाँव के प्रधान लोग भी आ रहे हैं और डिपू से बात करते हैं भाई इस समस्या का समाधान कर, तुझे अपना भालू संभाल या कुछ कर लोगों को। जैसे चल गाँव गाँव में महिलाएं बुजुर्ग सब वही लगे हैं, वो सब लगे हैं कि नए नए नौटियाल जी का आना भाई इस बार बिल्कुल नौटियाल जी को लाओ भाई इस बार, क्योंकि अरे पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 10,000 वोट लेने वाले सूरत राम नौटियाल ने अपने मतदाताओं से कहा था कि वो एक बार लकड़ी दे दें, यानी ये उनका अंतिम प्रयास होगा। हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी और इस बार फिर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विधायक बनने की बात कर रहे हैं। देखना यह होगा कि जनता सुनने से पहले क्या आलाकमान उनकी इस बात को सुनता है या समझता है। एक आंकड़ों के बाजीगर और बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता, भाजपा के गठन से पहले जनसंघ के नेता रहे सूरत राम नौटियाल जी आज हमारे साथ में हैं और गंगोत्री में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देखने के लिए कि मतदाता अपने किस कसौटी पर अपने प्रत्याशी को कसे और किस तरह से ये देखे कि वो प्रत्याशी उसके सपनों को साकार कर सकेगा। आज हमारे साथ सूरत राम नौटियाल जी हैं। नमस्कार, मैं गिरीश गेरोला और आज की इस कड़ी में हम सूरत राम नौटियाल जी के साथ हैं। नौटियाल जी, स्वागत है आपका मेरू रबार। नमस्कार सर, जिस तरह से हमने बताया कि जनसंघ यानी भाजपा के गठन से पहले के आप नेता रहे हैं और इस वक्त जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है? आला कमान को कहेंगे कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 14 जनवरी 1969 में मैंने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ली और निरंतर संघर्ष करता रहा, तब जनसंघ से लेकर के फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, और आज जहाँ तक गंगोत्री विधानसभा की बात है तो हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का भी हक है। और मैं तो बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और वर्षों से लोगों ने भी टकटकी लगाई कि एक बार नौटियाल जी को मौका मिले, और मुझे भरोसा है कि मेरा काम, मेरा संघर्ष, मोदी जी का नाम जो आज सबके जुआ पर है, उनका तमाम जो विश्व के अंदर उन्होंने देश के लिए काम किया, और मुझे भरोसा है कि अभी जो हमारे विधायक जी थे वो आज हम सब के बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया। हम सबका भी एक समय होता है, लेकिन उनके जो अधूरे काम है उनको भी आगे बढ़ाना है। और गंगोत्री विधानसभा इस समय प्रतिनिधित्व की शून्यता पर है, उसको भी ठीक करने के लिए इस समय चुनाव होने जा रहे हैं आगे फरवरी में। और मेरा भी प्रयास है, लोगों का भी कहना है, मैं भी सशक्त रूप से दावेदारी कर रहा हूं और निश्चित मुझे भरोसा है कि पार्टी मेरे ऊपर जो है भरोसा करेगी। मुझे प्रत्याशी बिहारी वाजपेयी के दौर के आप नेता हैं और आपने कहा कि आपके दौर के केवल एक दो के नेता उसमें होंगे, लेकिन ये कहती है पब्लिक के बीच से ये आवाज़ आती है, कहीं से चुपके से आवाज़ आती है कि आपने जो रास्ता अपनाया, अगर संगठन के रास्ते आप जाते तो इस समय आप टिकट बांटने वालों के उसमें होते, टिकट बांट रहे होते, तो कभी लगता है कुछ रास्ता दूसरा चुन लिया? नहीं, अब स्वभाव और कार्य की अलग अलग बात होती है। मैं तो संगठन का ही रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में 18 साल तक मैं जिला महामंत्री रहा और जनसंघ का मैं पहले संगठन मंत्री था। जिले का, उत्तरकाशी का, विभिन्न प्रांतों में मेरा दौरा हुआ, विभिन्न प्रांतों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, सभी जगह पार्टी के प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति का सदस्य रहा, यहाँ मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, तो विभिन्न पदों पे रहा।
अब बाकी जहाँ तक टिकट बांटने की बात है और विधानसभा में जाने की बात है, तो किसी ने कहा कि भाग्यम फलंति सर्वत्र न विद्या न च पुरुषम। भाग्य ही कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने जिद ठान ली कि विधायक बनना ही बनना है। मेरी ठानी क्या, लोगों का भी मानना है, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मैं विधायक के नाते जो सेवा करना चाहता हूं वो सेवा केवल विधायक के नाते पूरी गंगोत्री विधानसभा का मेरा एक विज़न है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर सैनिक स्कूल हो, यहाँ पर शिक्षा का हब हो। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा में जब व्यक्ति जाएगा तो प्रतिनिधित्व करेगा तो वो उसको कर सकता है। प्रारब्ध की आपने बात करी सर, प्रारब्ध की बात करी आपने, तो इस जो पिछले दफे आप चुनाव लड़े थे, अगर बाय द वे एक स्टेप नहीं उठा होता, आप पार्टी नहीं छोड़े होते, तो इस समय आपके अलावा कोई था नहीं। तो क्या लगता है कि ये भी एक नहीं, उसमें भी मैं समझता हूँ कहीं न कहीं कोई रास्ता दिखाई देता है। जहाँ हम देखते हैं अंधेरा है, वहीं चिंगारी की भी एक आहट दिखाई देती है। जहाँ तक 2017 की बात है, तो मैं तो 47 और 48 साल के इस जीवन काल में बहुत संघर्ष किया होगा, कई बार जेल गया होगा सामूहिक मुद्दों के लिए। आपने देखा कि मैंने ओबीसी का आंदोलन किया, वो सफल रहा, बाजियों का आंदोलन किया, तो कई चीज़ किया। लोगों का एक बड़ा दबाव ही था कि एक बार आपको चुनाव लड़ना है। हमने भी प्रबल दावेदारी की थी, लेकिन अब हाईकमान का क्या गणित रहा होगा मैं उस मुद्दे पर नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जनता का प्रबल आशीर्वाद मिला। उसके बाद भी मोदी जी के आंधी के होते हुए भी इस छोटे से कार्यकर्ता को 10,000 के लगभग वोट पड़ी, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और अगर लोगों ने कहा कि भाई आपने ये न करते तो ये होता, कभी कभी क्या है कि माँ बाप से बच्चा भी नाराज़ हो जाता है, तो किसी के घर में तो नहीं बैठा, लेकिन अपना चूल्हा अलग जलाता है। वही मेरा हुआ 4.5 साल तक, फिर मैं अपने घर में वापस लौट गया। और लोग आज जो काउंट कर रहे हैं, पहले तो लोग कहते हैं कि नौटियाल जी भाई केवल भाषण देते हैं, अब लोग कहते हैं कि वोट भी पड़ती है। तो लोगों ने कितनी वोट दी, ये आज तक उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा में किसी कैंडिडेट को निर्दलीय के रूप में इतनी वोट नहीं पड़ी। दर्जन भर से जो ज़्यादा दावेदार भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या लगता है आपको कि आपके नाम पर एका हो जाएगा? मैं कहता हूं कि जितने भी आज दावेदार हैं बहुत अच्छे हैं, सुयोग्य है, कर्मठ है, लेकिन चूंकि मैं उनका एक पुराना सिपाही हूं और मेरे नाम जैसे अधिकृत होगा वो सब मेरे परिवार के मेरे लिए काम करेंगे और चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है। हालांकि राजधानी देहरादून में जब आपने बयान दिया था उस वक्त काफ़ी आपने वो बयान दिया, चर्चित भी रहा, लेकिन एक बार फिर से आपके मुझसे सुनना चाहेंगे कि जैसे लोग कह रहे थे कि आप पार्टी छोड़ के गए क्यों, फिर अगर गए तो फिर आए क्यों? उस बार आपने एक बयान दिया था। नहीं, मैं पार्टी मैंने नहीं छोड़ी, मैं स्वतंत्र रूप से मैंने चुनाव लड़ा और फिर पार्टी ने कहा कि भैया वापस आओ, तो पार्टी मेरी माँ है, माँ ने बुलाया तो बेटा जाएगा। पार्टी को लगा कि ये काम करने वाला बेटा है तो मैं गया अपने घर में। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मैं तो अपने घर वापस हुई। मेरी तो भारतीय जनसंघ का मेरा एक मित्र है आज जिसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, वो महामहिम राज्यपाल है उस समय का दौर का। और आज मैं समझता हूं कि जनसंघ का जिन्होंने संघर्ष किया वो मेरा मित्र एक ही है कि उनका वो महामहिम राज्यपाल है। बाकी तो कई लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आए और 91 के बाद है सबका उदय। सर ये भी कहते हैं कि जैसे रैथल के राणा जी की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, तो आप लोग गांव से जुड़े रहे, क्या ये वजह रही कि आप शहरों में नहीं आए, अब नहीं आए, राजनीति इस वजह से करवट नहीं? सही कहना है आपका, क्योंकि हम तो गांव के लोग थे और गांव के आंदोलन करते थे, गांव वालों के लिए लड़ते थे, क्षेत्र के लिए लड़ते। हम लोग सामान्य परिवार के, मैं कोई मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार नहीं है। मेरे पिताजी मेरे दादाजी तो एक पंडित थे और पंडिताई करते थे और मैं भी सामान्य परिवार का, मैं कोई सेठ का और साहूकार का बेटा नहीं हूँ। लेकिन मैं जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो जैसे कोई कहते हैं कि बाल योगी है, तो मैं उस पार्टी का बाल सखा हूँ। तब से लेकर के मैं निरंतर संघर्ष करता रहा और आज मुझे भरोसा है, मुझे खुशी है कि अटल जी जैसे व्यक्ति के साथ रहने का, मुझे जो महान पुरोधा थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला, डॉक्टर जोशी जी के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। और आज जो भारत के प्रधानमंत्री विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है, जब ये गंगोत्री आए थे तो आदरणीय मोदी जी की दर्शन और उनकी मुलाकात गंगोत्री में हुई 2001 में। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के दर्शन और उनका सानिध्य रहने का सौभाग्य मिला। आपने कहा कि 10,000 रिकॉर्ड मत प्राप्त किया, अभी तक किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने इस तरह से नहीं किए। तब आपका स्लोगन था कि आप एक लकड़ी दे दीजिए, तो इस बार लोगों ने आपको पूरा सम्मान दिया। इस बार क्या स्लोगन रहने वाला है? नहीं, अब वो
मैं जीत जाता तो वो लकड़ी वाली बात खत्म हो जाती, लेकिन मैं जीता कहाँ हम तो रह गए। तो वो कहना तो ठीक नहीं कि आप जीत गए साहब दोबारा मत मांगे, मैं तो जीता ही नहीं ना, मैं तो बीच में हूँ, इसलिए मेरा हक भी बनता है कि भैया पार्टी मुझ पर भरोसा करती। अब मैं कोई निर्दलीय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय तो निर्दलीय था। आज तो ये है मैं बहुत बड़े समुद्र के अंदर हूँ और समुद्र की लहरें आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकड़ी मांगेंगे? लकड़ी क्यों मांगूंगा मैं? मोदी जी के नाम से मांगूंगा और अपने कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं, आपके लिए संघर्ष करता हूं। और उनको भी पता है कि सूरत राम नौटियाल हमारा बेटा और हमारे लिए संघर्ष करता। वो खुशी से मुझे वोट देंगे, फूल मालाओं से लाद देंगे, वोट इतने देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, रोट भी देंगे, मुझे खाना भी देंगे, मुझे धन भी देंगे, मुझे वोट भी देंगे, मुझे भरोसा है। बिल्कुल। आपके जो गंगोत्री विधानसभा के जो विभिन्न पॉकेट हैं, आपने महसूस किया, आपके बाद तमाम जो दावेदारों ने महसूस किया, उनको लगता है कि निर्दलीय जीतना काफी टफ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमजोर कड़ी कहाँ कहाँ थी? नहीं, कमज़ोर मैं तो कमज़ोर नहीं मानता हूँ। जिसमें निर्दलीय जीत नहीं पाएगा नहीं, कमज़ोर इसलिए थे कि मोदी जी का एक प्रबल जो नाम था, उस आंधी के आगे बड़े बड़े टिक नहीं पाते। तो सूरत राम नौटियाल तो छोटा सा व्यक्ति था। मोदी जी का वैभव इतना बड़ा है कि न भूतो न भविष्यति। भारत क्या विश्व का कोई नेता उनकी नज़र नहीं मिला सकता, वो हमारा नेता है। और उस आंधी में मैं कहाँ टिक पाता, फिर भी इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया तो उसको मैं पाथेय मानता हूँ, उसको गांठ बांध करके उसको अपना एक सफल मानता हूँ। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं, राष्ट्रीय दलों को ही चुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल उसको नकार देते हैं। इसको किस तरह से मैच करेंगे? नहीं, मैं आज भी गैरोला जी कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के हम छोटे से एक कार्यकर्ता है। और छोटे से मैं कह रहा हूँ कि आज भी अगर किसी ने ये राज्य बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और हमारे लोकप्रिय नेता जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए, और लोगों ने क्यों नहीं बनाए हुए? हमेशा तो कांग्रेस की सरकार रही। ये तो केवल छलवा करते। और कांग्रेस की जो आज हालत है कि हर आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार है, और जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वही पार्टी छोड़ रहा है। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसानों के लिए खड़ी है, छोटे छोटे मुद्दों के लिए खड़ी है। क्योंकि राज्य ही हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और राज्य के लिए आज जो डबल इंजन की सरकार है, पूरा का 1 लाख करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार ने दिया। तो विभिन्न मुद्दे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का योजना, चाहे वो आपका ये न हो, चारों तरफ सड़कें देखिए, जो हम 6 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचते थे, आज 3 घंटे में पहुंच रहे। ये कम देन है। तो आयुष्मान कार्ड हो गया, तो बहुत कुछ हमारी सरकार ने किया। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास और मोदी जी का नाम भी एक प्रबल उसमें है कि इससे भी लोगों को जो है वोट मिलती है। सर, यशपाल आर्य की वापसी की, घर वापसी की बात, कांग्रेस में वापसी के बाद एक बार लगा था कांग्रेस को डूबते हुए सांस लग रहा था कि कुछ ठीक हो जाएगा। जो उन पर आरोप लग रहे थे वो कुछ उम्मीदें बनी थी। लेकिन अब हरीश रावत का जो ट्वीट आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो लगता है कि वैसे हमें दूसरे के उसमें न झांकने की ज़रूरत, न बात करने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस डूबता हुआ जहाज़ है, और डूबते हुए जहाज़ से सब लोग भागना चाहते हैं। हरीश रावत जैसा कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, और आज जो उन्होंने अपना ट्वीट किया और सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, गंगोत्री विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ से दावेदार हैं और उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आपको इस तरह से नहीं मानते कि टिकट में, तो क्या लगा ये उनकी महानता है। चलिए, ये भी लगता है, ये भी बार बार कहते हैं दूसरे दल के, इस तरह के जो विरोधी लोग कहते हैं कि इस तरह से मिली भगत होती है कि पिछली बार चुनाव में पहले समर्थन की बात आई, बाद में हटाने की बात आई, आपके साथ काफी कुछ खेल हुआ। मतलब एक बार जो सैलाब आया था लास्ट दौर पे, कहीं ना कहीं जो मित्र थे या मित्रता दिखा रहे थे उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी है। मैं किसी पे दोष नहीं देता। मेरे भाग्य पे बनना नहीं था, कोई किसी पे दोष नहीं है। सारे मित्र अच्छे हैं, और जब अच्छा होता है तो सब अच्छे होते हैं, जब बुरा होता है तो सब बुरे होते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। मेरा प्रारब्ध नहीं था, मैं जीत नहीं पाया, और टिकट मिलता तो मैं भारी बहुमत से जीता उस समय भी। लेकिन अब भरोसा है कि पार्टी विचार करेगी और मैं प्रबल उससे जीतूँगा। चलिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं गंगोत्री विधानसभा में, सरकार बनाती भी है, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, निश्चित तौर पर भाजपा आलाकमान भी इसको गौर कर रहा होगा। तो एक फाइनल कमेंट्स के रूप में क्या कहेंगे जनता के लिए भी, आलाकमान के लिए भी, कि किस तरह से आपकी पैरवी करें? नहीं, मैं तो
केवल निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी ये सब उस पर विश्लेषण कर रही है। पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी बना रही है और पार्टी ने मुझे भी कहा था कि एक बार आप उत्तरकाशी के बारे में भी लिख के दीजिए कि जो हमारा एक मैनिफेस्टो होगा उत्तरकाशी की क्या क्या आवश्यकता है। तो उस उत्तरकाशी की मूलभूत समस्याएं हैं कि यहाँ पर जैसे अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यहाँ पर्यटन का नहीं, यहाँ शिक्षा का हब नहीं, यहाँ बहुत चीज़ें हैं। उन सबको संकलित करते हुए पार्टी के उसमें भी समावेश करेंगे और अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो उन मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाऊंगा और गंगोत्री विधानसभा की एक जो विकास के भाषा है वो परिभाषित होगी और पूरा विकास का एक विजन भी होगा और हम इस गंगोत्री विधानसभा को मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे कि विकास का आयाम अगर देखना हो तो गंगोत्री विधानसभा। विधायक बनना पर्याप्त होता है या उसके बाद भी कुछ चाहिए होंगे विकास के लिए? नहीं, विकास अपनी जगह है, लेकिन जो विधायक के नाते आप करना चाहते हैं वो सामान्य आदमी तो नहीं कर सकता। वो चाबी तो विधायक के पास है। आप किसी क्षेत्र को विकसित कर सके, आपको कहीं इंटर कॉलेज खोलना है, कहीं सड़कें बनानी, कहीं कुछ चीज़ें लानी, तो उसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन उस क्षेत्र का केवल विधायक करता है। इसलिए विधायक का महत्वपूर्ण होना है। बिल्कुल। अगर आप अपने मकसद में सफल होते हैं तो जिस तरह से आपका जनसंघ के समय का अनुभव है तो विधायक बनने के साथ जुड़ जाता है तो किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो इस छोटे से कार्यकर्ता को मोदी जी भी जानता है, डॉक्टर जोशी जानते हैं, सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुझे सब पहचानते हैं। लेकिन वहाँ तक मैं इसलिए नहीं पहुँच पाया कि वो दरवाज़ा विधायक होकर के जाता है। विधायक सौभाग्य मुझे मिला तो मैं बहुत काम कर सकता हूं और काम के ऊपर मेरे ऊपर आशीर्वाद उन लोगों का रहेगा जो आज सत्ता में आसीन है, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हमारा पुराना सा छोटा सा कार्यकर्ता आ गया, तो उनका आशीर्वाद रहेगा, मेरा अनुभव रहेगा और जनता का प्यार रहेगा, तो यहाँ का विकास होगा। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा से लेकर मोदी की भाजपा तक का एक लंबा सफर तय करने वाले सूरतराम नौटियाल जी के चेहरे पर भले झुर्रियाँ पड़ गई हों, लेकिन उनका जो ओज है वो अभी समाप्त नहीं हुआ और वो जिद ठान बैठे हैं कि विधायक बनकर ही गंगोत्री से विकास की गंगा बहाने वाले हैं। तो शुक्रिया सूरतराम नौटियाल जी, आज हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर।